नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनीता जैन है। मैं सह आचार्य समाजशास्त्र गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही से आपको थर्ड ईयर बीए थर्ड ईयर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज है और मैं आपको थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ। आज हम यूनिट सेकंड का एक टॉपिक ले रहे हैं, वह है अगस्त कॉम्ट। आज हम अगस्त कॉम्ट के बारे में जानेंगे, उनकी जीवनी और उनकी जो लिखित कृतियाँ हैं उनको समझेंगे। 19वीं शताब्दी के प्रमुख वैज्ञानिकों में अगस्त कॉम्ट प्रमुख हैं और आपने समाजशास्त्र की नींव भी डाली है। एक तरह से अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। कॉम्ट से पहले विभिन्न विचारकों ने सामाजिक घटनाओं या सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों के संबंध में विचार प्रस्तुत किए, परंतु सर्वप्रथम वैज्ञानिक तरीके से जिसने भी समझाने का प्रयास किया, उनमें अगस्त कॉम्ट का नाम प्रमुखतः लिया जाता है। आपने घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया ताकि समाजशास्त्र विषय को वैज्ञानिक बनाया जा सके, और क्रमबद्ध पद्धति के साथ साथ आपने अवलोकन, परीक्षण तथा वर्गीकरण का भी प्रयोग किया, जो कि किसी भी विषय को विज्ञान बनाने के लिए आवश्यक चरण के रूप में जाने जाते हैं। कॉम्ट वैज्ञानिक तथ्य निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण के रूप में सामाजिक घटनाओं को समझाते थे और समझने का प्रयास करते थे, और इन सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए जिस विषय की नींव डाली गई, जो उससे पहले सामाजिक भौतिक शास्त्र नाम दिया गया था, परंतु बाद में इस विषय का नाम समाजशास्त्र किया गया। फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कॉम्ट ने ही इस विषय की नींव डाली थी। अगस्त कॉम्ट के जीवन को यह हम देखें कि अगस्त कॉम्ट कहाँ जन्म लिया उन्होंने, उनके माता पिता कौन थे, और अगस्त कॉम्ट ने किस तरह से अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। तो उस सब चीज़ को हमें पहले समझने के लिए इनके जीवन चित्रण को देखना होगा। अगस्त कॉम्ट का जन्म 19 जनवरी सन 1798 में फ्रांस के मांटपेलियर नामक स्थान में हुआ। इनके परिवार में कैथोलिक धर्म के मानने वाले थे। कॉम्ट के पिता कर विभाग में उच्च पदाधिकारी थे। बचपन से ही कॉम्ट विलक्षण व्यक्तित्व के धनी रहे। उनकी प्रखर बौद्धिक क्षमता और स्थापित सत्ता का विरोध करने की मनोवृत्ति बचपन से ही उनमें झलकती थी। कॉम्ट के माता पिता कट्टर राजभक्त थे, जबकि कॉम्ट कौन थे? एक लोकतंत्रवादी। आपके माता पिता कैथोलिक धर्म को मानते थे, लेकिन कॉम्ट उसके बहुत आलोचना करते थे। कॉम्ट की प्रारंभिक शिक्षा मॉन्टपेलियर में ही हुई, परंतु बाद में उन्हें पेरिस की एक पॉलिटेक्निक स्कूल में भर्ती करवा दिया गया। बचपन की विलक्षण विशेषताएं उस स्कूल में लोकप्रिय हो गईं। उन्होंने उस स्कूल में एक शिक्षक को निकालने के लिए आंदोलन में सक्रिय भाग भी लिया। 13 वर्ष की आयु में अपने परिवार की राजनीतिक तथा धार्मिक विचारधारा को त्याग दिया, क्योंकि वे एक नए समाज का
निर्माण करना चाहते थे। 16 वर्ष की आयु में आपने गणित शास्त्र में लेक्चर दिए, जो इस बात के प्रमाण थे कि वे एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि प्रखर बौद्धिक क्षमतावान व्यक्तित्व के धनी थे। वे स्कूल जीवन से ही बेंजामिन फ्रैंकलिन के विचारों से प्रभावित हुए। उन्हें कॉम्ट आदर्श पुरुष मानते थे और उन्हीं का अनुसरण भी करना चाहते थे। स्कूल के एक मित्र को उन्होंने लिखा कि मैं आधुनिक सुकरात का अनुकरण करना चाहता हूँ, उनके बौद्धिक गुणों का नहीं बल्कि उनके जीवन के तरीके का। तुम जानते हो कि जब वे केवल 25 वर्ष के थे तभी उन्होंने अपने को पूर्णतया बुद्धिमान व्यक्ति सोच लिया था। मैंने भी उसी विचार को ग्रहण करने का साहस किया है, यद्यपि अभी मेरी आयु 20 वर्ष की भी नहीं हुई है। इस तरह कॉम्ट ने 20 वर्ष की आयु में ही उस समय के प्रमुख दार्शनिक सेंट साइमन से संपर्क किया, जो 1818 से लेकर 1824 तक बना रहा। सेंट साइमन की कॉम्ट को दो प्रमुख देन मिली। एक यह कि विज्ञानों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण बहुत आवश्यक है और दूसरा यह कि दर्शन का वास्तविक ध्येय सामाजिक होना चाहिए। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्ट की बौद्धिक सबलता सेंट साइमन के कारण थी, बल्कि कॉम्ट अपनी विचारधारा में यथार्थता, तार्किकता और सुतथ्यता पर बल देते थे। इस कारण से कॉम्ट व साइमन के बीच की खाई दिन प्रतिदिन चौड़ी होती गई और अंततः 1824 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कॉम्ट के जीवन में दुखद समय तब आरंभ हुआ जब 1825 में उनका विवाह हुआ। यहाँ दुखद समय का मतलब उनके जीवन में कड़वाहट आ गई, क्योंकि जिससे लड़की से उनका विवाह हुआ, अर्थात जो उनकी पत्नी बनी, वो उसका स्वभाव बहुत बुरा था, इसलिए उनका जीवन सुखी नहीं रह सका। और इस दुख को कम करने के लिए उन्होंने अपने आप को अध्ययन में डुबो दिया। सन 1826 से आपने लेक्चर देने आरंभ किए, जिससे धन और ख्याति दोनों मिलने लगी। उनके जो लेक्चर्स होते थे, व्याख्यान जो होते थे, उसमें उनकी विचारधारा झलकती थी कि वे किस विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। आप बहुत ही परिश्रमी चिंतन मनन करने के कारण ही सन 1827 में गंभीर मानसिक रोग से ग्रसित हो गए। 1 वर्ष तक ये बीमारी का दौर चला और 1828 में पुनः रोग मुक्त होकर आपने लेक्चर देना आरंभ कर दिया। 1830 में आपकी एक महान रचना द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी का पहला खंड प्रकाशित किया और यह 6 खंडों में सन 1842 तक प्रकाशित हुई और 1842 में ही आपकी पत्नी से आपका तलाक हो गया। कॉम्ट का जो प्रमुख लक्ष्य था वह यह कि मानव समाज के पुनः संगठन की एक वैज्ञानिक योजना प्रस्तुत की जाए। उनका यह मानना था कि जब तक मानव समाज का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा, तब तक
सामाजिक प्रगति भी संभव नहीं है। और इसी आशय से कॉम्ट ने ए प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी प्रस्तुत किया। इसके बाद कॉम्ट ने द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी प्रकाशित की। 1851 से लेकर 54 के बीच में इनकी दूसरी प्रमुख पुस्तक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, जो कि 4 खंडों में विभाजित थी, प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की थी। कॉम्ट की जो लेखनी थी उस पर एक महिला मित्र श्रीमती क्लोटाइल डी वॉक्स का स्पष्ट प्रभाव पड़ा, जिससे उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। हालांकि यह मित्रता बहुत लंबे समय तक नहीं रही, बल्कि यह कहा जाए कि बहुत अल्प समय अर्थात 1 वर्ष तक ही रही, क्योंकि सन 1846 में वॉक्स की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी उन्होंने कॉम्ट के मस्तिष्क में गहरी व स्पष्ट छाप छोड़ी। कॉम्ट का वॉक्स के साथ आत्मिक प्रेम था। यह प्रेम निश्चित रूप से कॉम्ट की तरफ से ही था, वॉक्स ने कभी प्रकट नहीं किया था। कॉम्ट की पुस्तक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में उन्होंने स्त्रियों की आदरपूर्ण प्रशंसाओं व उनके नैतिक एवं दैनिक गुणों के विषय में स्पष्ट वर्णन किया। हालांकि सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना फिर भी कॉम्ट के मस्तिष्क में थी, जिसका आधार अब वैज्ञानिक न होकर धार्मिक हो गया। कॉम्ट को यह विश्वास हो गया कि सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना में आध्यात्मिक, नैतिक आदर्शों का परस्पर समन्वय आवश्यक है। न्याय व सहनशीलता की भावना पुनर्निर्माण की योजना में आवश्यक है। यही बातें सारी उनकी पुस्तक का सार थी। कॉम्ट की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती गई। पॉजिटिव फिलॉसफी के प्रकाशित होने के पहले वे अपनी जीविकोपार्जन के लिए निजी शिक्षण देते थे, लेकिन पुस्तक जो प्रकाशित हो गई उसके बाद उन्हें पॉलिटेक्निक स्कूल में परीक्षक की नियुक्ति मिल गई, जिससे आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ। कई उनके मित्र अनुयायी उनकी आर्थिक स्थिति की दयनीयता को देखते हुए उनके लिए चंदा भी इकट्ठा कर सहायता करते थे। इंग्लैंड में 1845 में जॉन स्टुअर्ट मिल ने कॉम्ट के लिए $1200 चंदा इकट्ठा करके भेजा था। कॉम्ट बहुत असाधारण, अद्वितीय प्रतिमा और क्षमतावान चिंतक थे, जिनके सामने अनेक बाधाएं आई, परंतु वे अपने अटल विश्वास, दृढ़ निष्ठा व आदर्श की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। वे कोई भी पुस्तक उस समय तक नहीं लिखते जब तक कि संपूर्ण विषय की रूपरेखा को व्यवस्थित ढंग से अपने मस्तिष्क में उतार नहीं लेते थे। उनकी लेखनी इतनी बोझिल थी कि एक बार व्यक्ति पढ़े तो उसे समझ में नहीं आता था। फिर भी उनकी रचना शैली लोगों को स्वतः प्रभावित करती थी। कॉम्ट, जो कि एक सामाजिक विचारक, असाधारण प्रतिभा के धनी और क्षमता संपन्न व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1857 में हुई। कॉम्ट की देह समाप्त हो गई, परंतु उनके जो विचार थे उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी और न होगी।